जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 7th की हिस्ट्री की जो बुक है दोस्तों, उसके चैप्टर बाय चैप्टर को MCQ के रूप में देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। और ये जो MCQ मैंने लिया है दोस्तों, वह दृष्टि IAS की बुक है, उसी से मैंने यह MCQ डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, वह चैप्टर फर्स्ट से है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आइए इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। सवाल है कि मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल में विदेशी जो शब्द है वह प्रयुक्त होता था किसके लिए? तो गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसके लिए विदेशी शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ ध्यान में रखना है दोस्तों कि एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए ये शब्द प्रयोग करते थे, ऐसा नहीं था। मध्यकाल में जो है विदेशी जो शब्द है वह गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसके लिए प्रयुक्त होता था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल ए इसमें जो है दोस्तों, यानी स्टेटमेंट 1 जो है यह करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। तो ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, सारे के सारे NCERT के ये सब पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह या वर्ग इसमें शामिल थे? तो राजपूत में कौन कौन शामिल था दोस्तों? तो इसमें सामंत भी शामिल था, सेनापति भी शामिल था और सैनिक भी शामिल था। राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 यानी सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे। जो कि राजपूत अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह आम तौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, याद रखना है, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो याद रखना है, मध्यकाल में जो रहट का प्रयोग है वह सिंचाई के लिए किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिन्हाज उस सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि मिन्हाज उस सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसके लिए मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था वो इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो इसमें स्टेटमेंट 2 गलत है, जबकि स्टेटमेंट 1 क्या है दोस्तों? सही। स्टेटमेंट 2 सही है, जबकि स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तलीक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी जबकि सिक्तलीक जो लिपि थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि नस्तलीक जो लिपि थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और सिकस्त जो लिपि थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि फारसी अरबी के जानकारी के लिए नस्तलीक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि फारसी और अरबी के जानकारों के लिए नस्तलीक जो लिपि है वह पढ़ना आसान था। तो इसमें केवल एक ही सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखना कि जो नस्तलीक लिपि है बाईं ओर में
वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। शिकस्त जो लिपि है वह दाईं ओर अधिक संक्षिप्त, सघन और कठिन है। एक पॉइंट इस चैप्टर से आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि भारत का जो पहला मानचित्र है 1154 ईस्वी में अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। याद रखना है आपको, ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है कि भारत का जो पहला मानचित्र है 1154 ईस्वी में अल इदरीसी, जो कि एक अरब निवासी था और एक भूगोलवेता था, उसी के द्वारा भारत का पहला मानचित्र बनाया गया था 1154 ईस्वी में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वह है नए राजा और उनके राज। तो इनसे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके संबंध थे? तो याद रखना है दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। और याद रखना है कि राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो यह थी मान्यखेत। यह भी पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो यह थी मान्यखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में वेटी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो चोल काल में जो वेटी शब्द है वह कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसके लिए जो है दोस्तों वेटी शब्द का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चोल काल में वेटी जो शब्द है का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर के लिए किया जाता था। यह सर्वाधिक उल्लेखित कर था। नेक्स्ट है एलोरा की 15 जो गुफा के भित्ति चित्र में जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया किस काल की कृति है? तो यह किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल में यह भित्ति चित्र बनाया गया था दोस्तों। एलोरा की गुफा संख्या कितना में? 15 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एलोरा की गुफाओं या मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह है कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो कलहन के द्वारा क्या लिखा गया था? तो राजतरंगिणी इनके द्वारा लिखा गया था और इस राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी एक बृहद संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक अच्छा स्रोत है। याद रखना है कब की यह रचना है या इस जो बुक है राजतरंगिणी वो किस सदी की इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत है? तो 12वीं सदी का। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो सदियों से चली जो इस लड़ाई का कारण क्या था? तो कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों ने युद्ध में भाग लिया था। इसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्षरत रहे क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था। कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से क्या थी दोस्तों? महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था दोस्तों? तो याद रखना है अल-बिरूनी को अपने साथ भारत लेकर आया था। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है। और ये भारत पर कितनी बार अटैक करता है? तो याद रखना है ये भारत पर 17 बार अटैक करता है। और इसका सबसे खास जो अटैक था दोस्तों वो कौन था? सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था, वहीं पर ये इसने अटैक किया था। और उस समय वहां के शासक कौन थे? तो याद रखना है भीम प्रथम थे उस समय वहां के शासक। ठीक है। 1025 के आसपास यह सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से ये लूटता है महमूद गजनवी। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं।
तो सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों एवं प्रांतों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पूछेगा आपसे कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल-बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट है चोल किसके सामंत थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चोल जो थे पल्लवों के सामंत थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। और याद रखना है दोस्तों, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर को। और यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है, सर्वश्रेष्ठ नमूना इसे कहा जाता है, कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। क्या, तो गंगईकोंड चोलपुरम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट उपाधि है दोस्तों। गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण किया था, राजेंद्र प्रथम ने। और गंगईकोंड चोलपुरम यानी गंगा विजयी चोल का नगर की स्थापना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। दूसरा है कि चोल काल के स्थानीय शासन की जो जानकारी है वह उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन एक और दो क्या है दोस्तों, दोनों सही है। यानी व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे और ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। और चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी है उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परांतक वन के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखना है कि उत्तर मेरूर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, तो परांतक प्रथम के द्वारा, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा है मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तीसरा है चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। यानी चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, यह बिल्कुल सही है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, यह भी सही है। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है, यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। नेक्स्ट है चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में किसानों की बस्ती को उड़ कहा जाता था, बिल्कुल सही है, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो रही थी। तो याद रखना है यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चोल काल में किसानों की बस्ती को उड़ कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा है कि गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, यह भी सही है कि गांव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडू। तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो चोल काल के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, उड़ कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तथा इस काल में गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था।
तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? वेलन वगाई है, ब्राह्मण देह साल भोग है, फिर है पल्ली चंदनम, फिर है तिरुनम टुक्कनी। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है डी 4 और 5 सही नहीं है, यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, 4 और 5 इसमें जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी वेलन वगाई क्या होता था, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो वेलन वगाई कहा जाता था। ब्राह्मण देव भूमि को क्या कहा जाता था, सॉरी, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्म देह कहा जाता था। और विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे साला भोग कहा जाता था। और ये सभी के सभी मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको याद रखना है। अब 4 और 5 क्यों गलत है कि पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को कहते थे, याद रखेंगे। और देवदान और तिरुनम टुक्कनी जो है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे, याद रखना। देवदान और तिरुनम टुक्कनी मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामी को मूवेंदवेलम और अरैयार जैसी उपाधि प्रदान की थी? तो वह राजवंश कौन सा था, तो वह था चोल राजवंश, जिसने धनी भूस्वामियों को मूवेंदवेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी। तो वेल्लाल जाति के धनी किसान को, याद रखना दोस्तों, धनी किसान को क्या कहा जाता था, वेल्लाल। तो वेल्लाल जाति के धनी किसान को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंदवेलन और अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड है, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखते हैं। सवाल है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है तुर्की शासक, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश। तो सबसे पहले तुर्क जाति के लोगों ने दिल्ली पर शासन किया था, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद कौन आए थे, तो खिलजी वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद तुगलक वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। और उसके बाद कौन आए थे, तो सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया था। और लास्ट में एक और आता है कौन, तो लोधी वंश। तो लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली को केंद्र में रखकर अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया था। तो ये 5 राजवंशों का नाम आपको याद रखना है। इनका क्रम क्या हो जाएगा, तो इनका क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और 5वां कौन था, तो लोधी वंश। ये सबसे लास्ट का वंश है जिसने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन व्यवस्था को संचालित किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखना है तुर्की शासक का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1206 से 1290। याद रखना है आपको कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। और ये कब तक चलता है यह वंश, तो 1290 ईस्वी तक। उसके बाद 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा वंश था, तो वह था खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, इसका कार्यकाल है 1320 से 1414 और सबसे लंबा कार्यकाल इसी वंश का है। फिर है चौथा सैयद वंश, कब से कब तक इसका कार्यकाल है, 1414 से 1451। और लास्ट में मैंने आपको बताया लास्ट में कौन सा वंश था, वो था लोधी वंश। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसैन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, तो याद रखना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गैरीसैन शहर का जो निर्माण है वह रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए गैरीसैन शहर का निर्माण किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो गैरीसन जो शहर था वह किले बंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां सैनिक रहते थे। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई तथा तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विजित किया था, तो वह कौन था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। जिसने क्या किया था,
तो मांडवा से लेकर देवगिरी, द्वार समूह तथा मदुरई तथा तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को क्या कर लिया था, विजिट कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेना नायक मलिक कफूर के नेतृत्व में हुई। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे वार्षिक कर ही वसूला था। 1000 दिनारी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मलिक कफूर को जाना जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, तो किबला कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ममसूरा। मस्जिद के आंगन को क्या कहा जाता है, तो सहन कहा जाता है। और ये सभी के सभी एनसीईआरटी के फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो याद रखना है बंदगाह जो शब्द है वह गुलाम के लिए प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि भिन्न भिन्न आकार वाले इलाकों को क्या कहा जाता था, इक्ता। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, इक्ता व्यवस्था की। तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता व्यवस्था को लागू किया गया था, याद रखना। इन एकताओं को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि इन एकताओं को संभालने वाले जो अधिकारी थे अमीर कहलाते थे। इक्तादार ये कहलाते थे, याद रखना है। इनको और भी नामों से जाना जाता है, आइए देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले क्या कहलाते थे, सूबेदार, अधिकारी, इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे, याद रखना। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुफ्ती लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, तो बिल्कुल सही है कि मुफ्ती लोगों को जो इक्ता है वह थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। कारण इसका क्या था, ताकि मुफ्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रित रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि मुफ्तियों को जो इक्ता दिया जाता था वो किस लिए दिया जाता था, ताकि उन पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका जो पद है वंश एवं परंपरा से ना चल सके। ठीक है, तो यहाँ कथन सही है और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी करा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। दिल्ली सल्तनत में मुफ्ती लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, ताकि मुफ्ती लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। नेक्स्ट जो सवाल है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था, तो याद रखना है कृषि पर जो कर लगता था उसे क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था खराज। ठीक है, खुम्स क्या था, तो खुम्स युद्ध में जो लूटा हुआ धन था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे खुम्स कहा जाता था, याद रखना है। तो खराज जो था कृषि पर लगने वाला कर होता था, जो कि उत्पादन का कितना लिया जाता था, तो 50% यानी 50% लिया जाता था। खुम्स था लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। जकात क्या था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था, जकात कहलाता था। और गैर मुसलमानों से क्या लिया जाता था, तो यह लिया जाता था जजिया, याद रखना है। ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूल किया था, तो फिरोज तुगलक ने वसूल किया था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो
मुगल वंश के शासक अकबर ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सा शासक था, तो वो था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। तो यह स्टेटमेंट भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो चलाए गए सांकेतिक मुद्रा थे वो धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। यहाँ पे आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी पड़ी। ऐसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थी। नेक्स्ट जो सवाल है वह है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। क्या सवाल है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीढ़ी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? तो सीढ़ी का किला कहाँ पर बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह दिल्ली में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीढ़ी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। उसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में किया है। तो याद रखना है तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। दूसरा है कि अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। तो यह भी सही है दोस्तों कि अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना शुरू किया था। और सैनिकों का हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा की भी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऊपर दिए गए दोनों कथन सही है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। नेक्स्ट सवाल है अलाउद्दीन खिलजी से ही रिलेटेड कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। कारण इसका है कि सैनिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कथन भी सही है और कारण इसका जो है दोस्तों सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की जो नीति है वह सैन्य हितों से परिचालित थी, सही है। और सैनिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तु दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी की जो चीज़ों की जो कीमत है बढ़ा देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इससे मजबूर होकर अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। बड़ी सेना को संभालने एवं विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसमें सर्वप्रथम क्या था? तो बाजार नियंत्रण की नीति थी। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रुद्रमा जो देवी थी दोस्तों वह काकतीय वंश की शासिका थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रुद्रमा जो देवी थी वह आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। नेक्स्ट जो सवाल है वह है कि मध्यकाल में रानी जिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो रानी जो जिद्दा थी वह कश्मीर की शासिका थी, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रानी जो जिद्दा थी कश्मीर की महिला शासिका थी। उनका नाम दीदी का क्या होता है? बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया था। तो ये था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन सकते थे।
उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दोस्तों मुगल साम्राज्य से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है कि मुगल जो थे 2 महान शासकों के वंशज थे, तैमूरलंग और चंगेज खान। ठीक है, मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों में से कोई भी कथन जो है दोस्तों यहाँ पर असत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो ऑप्शन डी। तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के वंश थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के जो शासक थे तैमूर के वंशज थे। नेक्स्ट जो सवाल है वह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। बिल्कुल यह गलत है दोस्तों कि मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। दूसरा है कि मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया था। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि मुगलों ने अपने वंशावली का जो प्रदर्शन है वह चित्र बनवाकर किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था। तो यह भी सही है कि प्रत्येक मुगल बादशाह जो था वो क्या करता था, तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाता था। ठीक है, तो इसमें असत्य पूछा जा रहा था, तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा, तो केवल एक इसमें असत्य है। तो मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वहीं दूसरी ओर मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर क्या किया था, कब्जा किया था। नेक्स्ट है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था। तो याद रखना है दिल्ली एवं आगरा के क्षेत्र पर बाबर ने अपना कब्जा जमाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को, याद रखना है, बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा जा रहा है दोस्तों। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। खानवा का जो युद्ध है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच नहीं होता बल्कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। तो और ये कब हुआ था, तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है, ये गलत हो गया। पानीपत का युद्ध ये भी गलत हो गया। पानीपत का युद्ध जो है दोस्तों वह कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में, यानी उल्टा दिया हुआ। ये कब हुआ था, ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो है दोस्तों 1528 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। यह सही है। और घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। यह भी सही है। तो इसमें केवल 3 और 4 ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। दूसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपनी साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा है कि अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजकुमार सलीम, जिसे हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, कि माँ कौन थी, तो जोधाबाई थी। ठीक है। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर ने अपने शासन काल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1 और 2 ही सही है। यानी राजकुमार जो सलीम था उसकी मां का नाम जोधाबाई था और अकबर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई थी। जबकि यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों कि अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया था, यह गलत है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स है।
तो अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने आमेर के राजा बिहारमल, जिसे हम लोग भारमल के भी नाम से जानते हैं, कि ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसे हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं, से विवाह किया। इसी राजपूत कुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। शहजादे सलीम के विद्रोहों के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और उसने बराड़, खानदेश एवं अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह है खुर्रम किसका बेटा था। तो खुर्रम किसका बेटा था, तो खुर्रम था जहांगीर का बेटा। खुर्रम का अर्थ क्या होता है, तो खुर्रम का अर्थ होता है, याद रखना है, खुशी। ठीक है, और खुर्रम इतिहास में किसे कहा गया, तो यह कहा गया है शाहजहां को। तो राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। नेक्स्ट है शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था। तो अंतिम दिनों में इन्हें आगरा के किले में बंद कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था इनके ही पुत्र के द्वारा। कौन था पुत्र, औरंगजेब। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई थी। इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। तो याद रखना औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था वो कौन था, अकबर, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों की विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमजोर पड़ गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण के किन राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना बीजापुर एवं गोलकुंडा जैसे राज्यों को औरंगजेब ने क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर, याद रखना है यह डेट, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने राज्य में क्या कर लिया था दोस्तों, मिला लिया था। नेक्स्ट जो सवाल है वह है औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की। तो याद रखना है मराठा शासक शिवाजी के द्वारा छापामार पद्धति की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुगल उत्तराधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो ऐसा इसमें शामिल नहीं था दोस्तों। फिर है कि उत्तराधिकार में शहदायद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि उत्तराधिकार में शहदायद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी सही है। तो याद रखना कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे, उनके विपरीत वे शहदायद की मुगल एवं तैमूर वंश की प्रथा को क्या करते थे दोस्तों, अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। नेक्स्ट निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, बिल्कुल सही है। मनसबदार प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो यह अकबर के द्वारा किया गया था, याद रखना है दोस्तों। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही की जाती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में क्या करते थे, पाते थे। तो यह स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि मनसबदार की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही की जाती थी, यह कहना गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी।
इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था। नेक्स्ट है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो यह भी जो दोस्तों जो स्टेटमेंट है, नहीं, ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया दोस्तों कि सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जात पद। ठीक है, ये उल्टा दोनों दिया गया। ठीक है, जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय की जाती थी, तो ये नहीं था। ये कौन था, ये सवार पद के लिए था कि सवार पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। और जात पद के द्वारा क्या होता था, तो जात पदों की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है, केवल स्टेटमेंट एक जो है वह सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो केवल पहला सत्य है, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी है कि पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। मनसबदार इक्तदारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे, तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कि मनसबदार जो थे इक्तदार की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे और एवं उन पर प्रशासन करते थे, यह कहना गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पहला कथन असत्य, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं। कथन दो सत्य, मनसबदार इक्तदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों की बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था। कारण दिया गया ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी ही सावधानी पूर्वक आकलन किया ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन से ज़्यादा न हो तथा तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे। नेक्स्ट है कथन और कारण, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम होता था। कारण इसका दिया है कि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए सत्य है किंतु आर गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण क्या था, मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे, तो याद रखना है, ये भी सवाल आ चुका है, औरंगजेब के शासनकाल में। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था तथा जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई। नेक्स्ट सवाल है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो मुगल काल में जमींदार शब्द का जो प्रयोग है किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था उसके लिए भी किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान
गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थियों के लिए, चाहे वह ग्राम मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल इनके लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है। तो जब्त जो शब्द है मुगल काल में किसके लिए इंगित करता है, तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई। ये पॉइंट याद रखना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। तो यह किस में हमको देखने को मिलता है, तो यह हमें मिलता है किस में दोस्तों, अकबर नामा में। जिसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, याद रखना है दोस्तों, और तीसरे जिल्द में क्या है, आईने अकबरी है। इससे अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, फिर है प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, फिर है कौन, धार्मिक एवं धर्माद किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, और सेना नायक कौन कहलाते थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था, ये सूबेदार कहलाते थे। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या कहलाते थे, तो ये दीवान कहलाते थे। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री क्या कहलाता था, तो यह सदर कहलाता था। और सेना नायक क्या कहलाता था, तो यह कहलाता था फौजदार। तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन बी में। तो प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किया था। इसका विस्तृत वर्णन अबू फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबू फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासकों को सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त होता था। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। इसके अतिरिक्त कौन कौन थे, याद रखना है। फौजदार जो था वह सेना नायक कहलाता था। कोतवाल जो था नगर का पुलिस अधिकारी कहलाता था, कोतवाल। बख्शी कौन था, तो वह सैनिक वेतनाधिकारी को क्या कहा जाता था, तो बख्शी कहा जाता था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों स्टेटमेंट जो हैं दोस्तों यहाँ पर सही दिए गए हैं। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे डिस्कस करते हैं। तो याद रखना है कि 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हुए अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती थी। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया था। ठीक है, तो याद रखना है सुलह कुल किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी, तो यह की थी दोस्तों अबू फजल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो
अबू फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन की इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी क्या किया था दोस्तों, अपनाया था। नेक्स्ट है शेर शाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? तो याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौसा के युद्ध में और बिलीग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। बिलीग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1540 में, और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1539 में। ठीक है, तो शेर खां ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। शेर खां ने इस युद्ध के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि सुल्तान की उपाधि कब घोषित किया था शेर शाह ने खुद को? तो चौसा की युद्ध में विजय के बाद, और शेर खां पहले इसका नाम था, बाद में शेर शाह उपाधि धारण करता है किस युद्ध में विजयी होने के बाद? तो चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में बंगाल की शक्ति को पूर्णतया नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। दूसरा युद्ध है दोस्तों कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, और यह निर्णायक युद्ध था। कब हुआ था? 1540 में। हुमायूं और शेर शाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। दिल्ली पर शेर शाह का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल के दौरान पड़ा था? किस वंश के शासनकाल के दौरान प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव दिल्ली में हुआ था? नेक्स्ट है शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। दूसरा है मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है सही है कि शेर शाह ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी, बिल्कुल सही है। और मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था, यह भी सही है। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो शेर शाह ने प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य के हित की रक्षा एवं प्रजा के उद्धार के उपाय दोनों को समान महत्व दिया है। इसी के तहत उसने सैन्य एवं आर्थिक सुधार किए। वहीं शेर शाह के स्थानीय शासन के सिद्धांत जिसने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में सहयोग दिया। शेर शाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया। शेर शाह प्रशासन की यह विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वह शासक और इमारतें उससे रिलेटेड है। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो सवाल है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा कराया गया था? तो याद रखना है कुतुब मीनार की आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था और यह बनकर तैयार हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों 5 मंजिली इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह लिखा गया है किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख अरबी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? तो याद रखना है अनुप्रस्थ जो टोडा निर्माण शैली था वह सभी के लिए यानी मस्जिद, मंदिर और मकबरों इन सभी के लिए अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किया जाता था मध्यकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन है कि 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों यानी मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। कारण इसका है कि 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया।
यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कथन भी सही है और कारण इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा, क्योंकि इस सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी दोस्तों। नेक्स्ट, दिल्ली किस शासक ने दिल्ली एक कुहना, याद रखना, दिल्ली एक कुहना, जिसे वर्तमान में हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। तो यह हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि दिल्ली ए कुन्हा में एक जो विशाल तालाब का निर्माण कराया गया था वह किसके द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहना, वर्तमान में दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था। तो 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर है? तो यमुना नदी के किनारे है यह शहर। शाहजहां ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, जो लाल किले के नाम से क्या हुआ था दोस्तों? जाना जाता है। दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? सभी को मालूम होगा, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता है। तीसरा है, कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का सुंदर उदाहरण है। अब देखते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें असत्य आपसे पूछा जा रहा था, तो इसमें केवल जो है स्टेटमेंट एक असत्य है, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं। तो पहला कथन असत्य है, क्योंकि चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। मोस्ट VVI फैक्ट्स है दोस्तों कि चारबाग बनाने की परंपरा जो है किस शासक के दौरान शुरू हुआ था? शासनकाल में शुरू हुआ था। तो अकबर के शासनकाल में यह शुरू हुआ था। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी मकबरे में चारबाग पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तथा बाग चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही चारबाग कहलाते थे। ये पॉइंट याद रखना है। किसके समय शुरू हुआ था? तो अकबर के समय। शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों की सभा भवन किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था दीवाने आम और दीवाने खास को। याद रखना है कैसा होता था इसमें। इसे क्या कहा जाता था? तो चिहिल सुतून का अर्थ क्या होता है? 40 खंभों का सभा भवन। तो यह कौन था? तो यह था दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्ष की निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक बनाए थे। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यह पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पे होता था। यह भी जो है दोस्तों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। सत्य पूछा जा रहा था तो क्या हो जाएगा? सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग
कहते हैं। इसी तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास के बिल्कुल किनारों पर होता था। नेक्स्ट है, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत्र निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो यह बंगाल क्षेत्र की स्थानीय शैली थी दोस्तों, बांग्ला गुंबद। तो मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पड़ की झोपड़ियों के समान दिखने वाले छत निर्माण की तकनीक यानी बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया। नेक्स्ट सवाल है कि मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरा द्यूड़ा क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यह सवाल आ चुका है। तो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक पितरा द्यूड़ा कहलाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उत्कीर्णित यानी उभरे हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अथवा अलंकृत नमूनों को ही क्या कहा जाता था? पितरा द्यूड़ा तकनीक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या कथन है? पहला है कि शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। दूसरा है बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा द्यूड़ा की जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही। यानी शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, बिल्कुल है सही। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा द्यूड़ा के जड़ाव काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा द्यूड़ा के जड़ाव काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता किसका? तो याद रखना है यूनानी देवता कौन थे? तो ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है वो चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है हमारा नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मसूलीपट्टनम जो है वह एक मंदिर नगर नहीं है, जबकि तंजावुर, कांचीपुरम और तिरुपत्तुर ये सब जो है मंदिर नगर हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो तंजावुर, कांचीपुरम तथा तिरुपति आदि सभी मंदिर नगर है, जबकि मसूलीपट्टनम व्यापारिक तथा बंदरगाह नगर है। तो ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो याद रखना है कि चोल काल में लुप्त मोम का जो प्रयोग है वो कांच मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना है दोस्तों कि चोल काल में जो है कांच मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर क्या किया जाता था? फिर चिकनी मिट्टी, याद रखना है, फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो यह है लुप्त मोम विधि जो कि चोल काल में काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट है अजमेर जो कि राजस्थान में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। मुगलों के शासन में सूबा यानी प्रांत का मुख्यालय बना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। तो अजमेर जो है राजस्थान के संबंध में उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, पुष्कर झील है। यहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। नेक्स्ट है मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं? VBI ये
क्वेश्चन है दोस्तों कि मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसके लिए सूचित किए जाते हैं? तो दक्षिण भारत के व्यापारी संघ को कहा जाता था मणिग्रामम और नाना देशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ यानी गिल्ड बनाते थे। गिल्ड क्या होता था? व्यापारी संघ होता था, याद रखना है। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थी। तो ये मणिग्रामम और नाना देशी क्या था? तो ये एक व्यापारिक संघ था। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? तो याद रखना है, मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध व्यापारिक वर्ग से था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गुजरात के व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम बोरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से क्या करते थे दोस्तों? ये लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट है बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल इसमें दो ही सही है। यानी आपको याद रखना है क्या बिदरी शिल्प के बारे में कि बिदरी जो शिल्प में क्या होता था? चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। यह स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट बिदरी शिल्प से देखते हैं। तो याद रखना है कि बिदरी शिल्प बीदर कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। अतः बिदरी शिल्प का नाम उसके उत्पादन के स्थान के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट है मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो पांचाल यानी विश्वकर्मा समुदाय में बुनकर इसमें शामिल नहीं था, जबकि लोहार, बढ़ई और सोनार इसमें शामिल थे दोस्तों। कौन नहीं शामिल था? तो इसमें बुनकर नहीं शामिल था। तो पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेड़े, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में काबुल और जो कंधार प्रदेश थे वो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि काबुल जो है हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? केवल एक ही सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो याद रखना है कि काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्यों के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो का एक सौदागर कौन? बेप्टिस्टे ट्रेविनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी रकम समझी जाती थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? तो वह नगर कौन सा है? तो वह है दोस्तों हम्पी नगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंड को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी क्या है दोस्तों? सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के औजारों में मूड़ो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? तो मूड़ो जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता था? तो ध्यान रखना है कि मूड़ो जो शब्द है दोस्तों वह होता था मुस्लिम सौदागरों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूड़ो अर्थात क्या होता है इसका? मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम था।
चेट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विट्ठल जो मंदिर है वो हम्पी नगर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखना है, कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो तुलु वंश से थे, और इन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में इसका निर्माण कराया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलते हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो कि एक शिव मंदिर है, कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विजयनगर काल में जो है दोस्तों बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में होते थे और देव दासियों विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। नेक्स्ट है, 14वीं से 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? तो यह उभरा था रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। कौन? मुर्शिदाबाद। तो याद रखना कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। नेक्स्ट है, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। तो मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है सूरत को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से क्या करते थे? रवाना होते थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सूत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जड़ी के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी सूत के वस्त्र जो थे अपने सूरत के जो वस्त्र थे अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जारी के लिए प्रसिद्ध थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो सूरत के जो वस्त्र थे अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और इनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। कथन 2 गलत है। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्म के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन मुगल सुल्तानों का गुट था? तो याद रखना इसमें कौन भाग लिए थे? तो गोलकुंडा के शासक, बीजापुर के शासक, अहमदनगर और बीदर इसमें शामिल हुए थे। बराड़ इसमें शामिल नहीं हुआ था, याद रखना आपको। तो दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में तालीकोटा के युद्ध, इसे राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, में विजयनगर के शासक राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। इस संघ में कौन कौन था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर के शासक थे। एनसीईआरटी में इस संघ बराड़ का नाम भी उल्लेखित है जो कि गलत है। बराड़ इसमें शामिल नहीं था दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफी प्रयत्न किया था? तो वह कौन था? तो वह था बंदरगाह नगर था या मसूलीपट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड तथा इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का प्रयास किया क्योंकि तब तक यह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का जो किला है हॉलैंड वासियों ने बनाया था, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है, 18वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। कारण इसका दिया गया है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा
कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कारण तो गलत है, लेकिन कथन इसका क्या है दोस्तों, सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधित्व सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में क्या किया था दोस्तों, मिला लिया था, याद रखना है। इस कारण कंपनी अन्य विकल्प तलाशने लगी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों क्या कर दिया दोस्तों, खो बैठा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? तो इसमें रहते थे भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों, ब्लैक टाउन्स में। तो 18वीं सदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए, ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट, याद रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में क्या दोस्तों, तो फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते भारत पहुंचा था। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें केवल जो है स्टेटमेंट दो ही सही है, क्योंकि वास्को डी गामा उपमहाद्वीप की संस्कृति एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था, ऐसा नहीं है। वो क्या करने आया था, तो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। तो वास्को डी गामा जो है भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। वह 1498 में केरल स्थित कालीकाट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया था। दूसरी बार यह कब आया था भारत? ये आया था दूसरी बार 1502 ईस्वी में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है वह जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय से रिलेटेड है। सवाल है, जनजातीय समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, कर्मकांड को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। दूसरा है, जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे। तो ऐसा नहीं था दोस्तों। फिर जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें सही कौन है? तो केवल स्टेटमेंट एक जो है दोस्तों वह क्या है, सही है। तो जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी और अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों समाज को बदलने का क्या हुआ दोस्तों, बदलने का काम किया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। खोखर, बलोच, अहोम। अहोम तो क्या है दोस्तों, तो अहोम फिर है चेर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सूची 2 में इनका कहां पर निवास स्थान है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पंजाब में याद रखना है 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में बलूच जो था एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम उत्तर पूर्वी भाग का यह बता रहा दोस्तों, और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूद बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेड़ सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो अगर हम बात करें
यहाँ पर दोस्तों तो खोखर क्या हो जाएगा, खोखर हो जाएगा पंजाब, बलौज क्या हो जाएगा तो उत्तर पश्चिम, अहोम हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग, और चेर हो जाएगा दोस्तों 4 यानी बिहार झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है चेर जनजातियों से रिलेटेड है। चेर जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। तो यह स्टेटमेंट जो है सॉरी, ये आपसे पूछा जा रहा असत्य कौन है, तो इस युद्ध के बाद चेर मुगलों से पूरी तरह अधीन हो गए थे, ये गलत है। जबकि ये सही है दोस्तों, सॉरी, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया था, यह स्टेटमेंट जो है सही है। गलत पूछा जा रहा था तो ऑप्शन बी गलत होगा। 1591 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया। याद रखना है, ये डेट भी बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाया। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और उस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भील कहाँ पर निवास करती है, तो पश्चिम और मध्य भारत में जो है दोस्तों यह भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। फिर है कोली है, गोंड है, कोड़ागा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है। ठीक है, आइए इसका डिटेल ही हम देखते हैं कि भील कहाँ पर निवास करती थी। तो भील के बारे में मैंने आपको बताया कि भील जो है बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे और खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेड़ाद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली जो लोग थे वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी बड़ी तादाद में फैले थे। कोरगा, वेतड़, मारवाड़ जनजातियों की दक्षिण भारत में विशाल आबादी थी। तो अगर हम बात करें भील, तो भील होगा दोस्तों पश्चिम और मध्य भारत। कोली जो होगा दोस्तों वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। गोंड जो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जनजातियाँ पाई जाती है। और कोरगा जो है दोस्तों वह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। खानाबदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। खानाबदोश घुमंतू लोग थे, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ और, याद रखना है, पशुओं के झुंड में चला करते थे ये लोग, इनको रेवड़ कहा जाता है। और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। फिर क्या है दोस्तों कि ये समाज के किसी अन्य जाति या वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी ज़रूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, जबकि 2 गलत है। यानी ये समाज के किसी जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते थे, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। खानाबदोश जो चरवाहे थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनियम भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारे कौन थे, बंजारे थे व्यापारी। सिंपल सा बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक टांडा में कई परिवार होते थे। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे साथ लेकर चलते थे। कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारे का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में बंजारों का क्या किया है दोस्तों, उल्लेख किया है। नेक्स्ट है गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। इंपॉर्टेंट पहली बात ये सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। तो सबसे ऊपर होता था राज्य, उसके नीचे होता था गढ़, उसके नीचे होता था चौड़ासी और सबसे लास्ट में क्या होता था, बरहोत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राज्य, गढ़, चौड़ासी और बरहोत। तो गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड
कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, जिसे क्या कहा जाता था, 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बड़होतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। यानी गांव जो था प्रशासन की छोटी इकाई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गोंड जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरित कृषि करते थे। बिल्कुल सही है। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गोंड राज्य गढ़ कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोंड राज्य कटंगा का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अकबरनामा में इसका उल्लेख किया गया है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अबुल फजल। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसे अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा में गढ़ कटंगा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है कि मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। बिल्कुल सही है। कारण है कि गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। यह भी सही है कि गोंड जो जनजाति थी छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। बड़े बड़े गोंड राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदार को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए क्या किया उन्होंने, गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ, तो उनका सामना हुआ था रानी दुर्गावती से। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। उस समय की जो गढ़ कटंगा पर 1565 ईस्वी में आसिफ खां के नेतृत्व में हमला हुआ, तो उस समय वहाँ की जो शासिका थी वो थी रानी दुर्गावती, और ये काफ़ी फेमस महिला है दोस्तों, याद रखना है। तो चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री दुर्गावती का विवाह गढ़ कटंगा यानी गोंडवाना राज के राजा दलपत के साथ हुई थी। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र तुरंत ही क्या हुआ था, उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ क्या हो गया दोस्तों, मारा गया। नेक्स्ट है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कटंगा राज के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया गया, तो वह जानवर कौन था, तो वह था हाथी। हाथी के लिए गढ़ कटंगा जो राज था काफी फेमस था, यानी गोंडवाना राज। तो गढ़ कटंगा जो था एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उसने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में क्या कर लिया था दोस्तों, हथिया लिया था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना है, इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। बिल्कुल सही है। जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाज एवं परंपराओं का संरक्षण वास्तविक और मौखिक तरीके से करते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत्य पूछा जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी दोस्तों। इतिहासकार एवं मुसाफिरी के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी, ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी। जनजातीय लोग अपने समृद्ध रीति रिवाज एवं परंपराओं का संरक्षक वाचिक एवं मौखिक तरीके से करते थे, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों केवल इसमें सही दिया गया। तो समकालीन जो थे इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी थी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिली। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास जो है लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का क्या करते हैं दोस्तों, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है
11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया। तीसरा क्या है? इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया। यह स्टेटमेंट गलत है, जबकि दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए ऊपर वाले वो सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 1 और 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई के कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किए गए थे। याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वह है ईश्वर से अनुराग। आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है कि भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ये भी सही है। फिर है क्या कि भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबी ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो यह भी जो है दोस्तों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो श्रीमद् भगवत गीता, यानी याद रखना है श्रीमद् भगवत गीता में क्या था? भक्ति भाव के संदर्भ में जो विचार दिए गए थे वे प्रारंभिक शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को भी विष्णु, शिव एवं दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। नेक्स्ट है नयनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सभी को मालूम होगा दक्षिण भारत में इनके द्वारा धार्मिक आंदोलन चलाया गया था। याद रखना है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलन का नेतृत्व नयनार, जो कि शिव के उपासक थे, और अलवार किन्हें कहा जाता था, जो विष्णु के उपासक यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट है कि नयनार और अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये संत सभी जातियों से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जातियों से ही संबंधित थे। ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। ठीक है। नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो यही स्टेटमेंट इसमें सही है कि नयनार और जो अलवार थे वह घुमक्कड़ साधु संत हैं, जबकि ऊपर का जो स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया दोस्तों वह गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो कथन 1 और 2 असत्य है। ये संत सभी जाति के थे जिनमें पुलिया इंपॉर्टेंट है और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। याद रखना है पुलिया और पुनार। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कथन 3 सत्य है। ये साधु संत घुमक्कड़ प्रकृति के थे तथा जिस किसी स्थानीय गांव में जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों नयनार और अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? इन संतों ने संगीत साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। बिल्कुल सही है। चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्रा की थी। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों कथन सत्य है। इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में इनका समावेश किया।
10वीं से 12वीं शताब्दी सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवाए जिन्हें बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार क्या हुआ, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए तथा यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। याद रखना किसने मंदिर बनवाया था, चोल और पांड्य राजाओं ने। नेक्स्ट है तेवड़म और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है। इंपॉर्टेंट पहली बात सवाल है दोस्तों, तेवड़म और तिरुवाचकम, तो ये नयनार संतों के गीतों का संकलन है। नयनार संत वैसे संत है जो शिव के उपासक थे, तो नयनार संतों के गीतों के दो संकलन हैं, तेवड़म और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए कौन कौन, याद रखना है, अप्पार हुए, सबंदर हुए, सुंदरार हुए और माणिक्य व सागर हुए। याद रखना है ये सब नयनार संत है, अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिक व सागर। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं, तो अलवार संतों के जो गीत है दोस्तों किसमें संकलित है, याद रखना है यह दिव्य प्रबंधन में संकलित है। अलवार संतों के गीत, अलवार संत कौन थे, जो विष्णु के उपासक थे, ठीक है, भगवान विष्णु के। तो दिव्य प्रबंधन में इनके गीतों को क्या किया गया है, संकलित किया गया। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी, याद रखना है 12। वे भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे, तो पेड़ी अलवार थे, पेड़िए अलवार, और उनकी जो पुत्री थी अंडाल। याद रखना पेड़िए अलवार और उनकी पुत्री थी अंडाल। तोंडर, डिपोडी और नम्मालवार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में क्या है दोस्तों, संकलित है। नेक्स्ट प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे, तो सभी को मालूम होगा अद्वैतवाद के ये समर्थक थे शंकराचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। यह भी सवाल कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कहां पर इनका जन्म हुआ था, केरल में, कब, तो 8वीं शताब्दी में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीव, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया कहा, ठीक है, और क्या कहा था दोस्तों, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का क्या दिया था, उपदेश दिया था। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह चैप्टर 9 से क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आइए से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल है दोस्तों कि चेड़ शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया, तो याद रखना है मलयालम लिपि। इंपॉर्टेंट सवाल है कि चेड़ जो राजा थे उन्होंने अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था, तो मलयालम लिपि का प्रयोग किया था। लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया था तो मलयालम का याद रखना है। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से क्या है दोस्तों, एक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, तो ये बिल्कुल सही है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो याद रखना है कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, याद रखना है, न कि तेलुगु की ऋणी। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ क्या किया था दोस्तों, ग्रहण किया था। नेक्स्ट है मणि प्रवालम क्या है, तो मणि प्रवालम क्या है दोस्तों, तो मणि प्रवालम जो है एक तरह का भाषा शैली है, याद रखना। मणि प्रवालम क्या है, तो एक तरह का यह भाषा शैली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो मणि प्रवालम एक भाषा शैली 14वीं सदी का यह एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, सभी को
मालूम होगा कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। दूसरा है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है दोस्तों सही है। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है दोस्तों स्थानीय जनजाति लोग द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। नेक्स्ट है, जिन्होंने उड़ीसा को जीता जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो मंदिर की धन संपदा। दूसरा क्या है? तो मंदिर की धन संपदा जो है दोस्तों इसका उद्देश्य नहीं था। मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण बिल्कुल यह सही है। मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाले स्वीकार किया, तो यह भी सही है दोस्तों। इस कारण से कोई भी जो शासक उड़ीसा पर अटैक करता था उसका दो मुख्य उद्देश्य होता था कि मंदिर का सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण उसे वो उस मंदिर को अपने नियंत्रण में रखता था, और मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय राजा के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता क्या हो जाती थी दोस्तों? कंफर्म हो जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो जो जो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ने लगी। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? तो चारण भाट कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोगों को कहा जाता था चारण भाट। याद रखना, ये सब शब्द बीपीएससी में पूछेगा जरूर। तो अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासक के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर राजपूतों का शासन रहा। ये शासक उन शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाया। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। नेक्स्ट है कि कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? तो वह है दोस्तों कथक। कथक जो है उत्तर भारत में, खासकर कहाँ पर दोस्तों? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो कथक जो है नृत्य जो शैली है, कथक नृत्य जो शैली है उत्तर भारत के अनेक भूभाग से जुड़ी है। कथक जो शब्द है कथा शब्द से निकला, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कथक के संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत करते थे। इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 सही हैं, जबकि ये गलत है। सीताराम नहीं होगा, राधे कृष्ण होगा। ठीक है, याद रखना। तो कथक के बारे में आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वाले की एक जाति है। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों, और आज के डिस्कशन का हमारा ये लास्ट चैप्टर भी है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन से रिलेटेड सवाल है। सवाल है फर्स्ट कि औरंगजेब के बाद मुगल अधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना, तो यह इसका रीजन था दोस्तों।
और क्या था, प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। यह भी हुआ था दोस्तों औरंगजेब के समय। तीसरा क्या था कि सूबेदार का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना। तो ऐसा नहीं था दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं मनसबदार जो थे वो किसके शासनकाल में थे, मुगल वंश के अंतर्गत, तो औरंगजेब के शासनकाल में। चौथा है कि विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक और जमींदारों के विद्रोह, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 3 को छोड़कर बाकी जो स्टेटमेंट दिए गए दोस्तों वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन, यानी सैन्य प्रशासन क्या, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों, याद रखना, किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी क्या कर दिया दोस्तों, गंभीर बना दिया। नेक्स्ट है 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था। तो याद रखना, दिल्ली पर आक्रमण करके नादिर शाह ने इसे लूटा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और उस समय किसका शासक था, तो वहां पर मोहम्मद शाह, याद रखना है किसका शासन था वहां पर, मुगल वंश का शासक कौन था, तो उस समय था मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन पर यह बैठने वाला अंतिम राजा था मुगल वंश का, याद रखना है। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में के दौरान हुआ था। इन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया, तो वह था अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का जो तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में, वह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह जो अब्दाली है दोस्तों वह जीत गया था। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार, याद रखना है, ये उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उन्हें और लूटपाट मचाई थी। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन से सही सुमेलित है। तो हैदराबाद में निजाम उल मुल्क यानी आसफ जाह ने एक नए राजवंश को स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की गई थी, यह भी सही है। अवध में अजीजुद्दीन नहीं बल्कि याद रखना है दोस्तों सादत खां, किसने, सादत खां, जिन्हें हम लोग बुरहान उल मुल्क किन नाम से जानते हैं, तो बुरहान उल मुल्क के भी नाम से जानते हैं इनको, सादत खां को। उन्होंने अवध में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। तो इसमें केवल 1 और 2 सही हैं, बल्कि 3 जो है दोस्तों गलत दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो में कोई कमी रह गई हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए, नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भरपूर आप ये सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स खुला है सभी के लिए, आराम से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।